जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे। नवीन सर का उल्लू, राधिका पंडित, जितेश, सचिन, सागर, राजा कश्यप, सचिन सागर, गुड आफ्टरनून गुरुजी, जय हिंद, नमस्ते। रेसु चौधरी, संध्या यादव, अंकिता पांचाल, समीक्षा राठौड़, सपना चौहान, कुन्नू, रजत देवबंद। ये भैया लड़की पढ़ रही है क्या? लड़के कहाँ चले गए सारे? जय मुरलीधर, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग अंतिम क्लास में आपका टॉपिक लेकर आए हैं, बहुत बेहतरीन। ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, माइनर चीज़ें बची होंगे। मैंने आप लोगों के कमेंट सेक्शन देखे, कुछ बच्चे कह रहे भैया जी उपनाम करा दो, है ना। तो वो चीज़ें मैं ये मानता हूँ कि वो सिक्स्थ क्लास की चीज़ें हैं और आपकी परीक्षाओं में पूछी भी ना के बराबर जाती हैं। ठीक है। एसएससी सीजीएल के हिसाब से जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है वो मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। और जिसने इन क्लासेस को बहुत अच्छे से और बहुत मन से तैयार किया, उनको परीक्षा में बहुत हेल्प मिलने वाली है। इवन एसएससी सीजीएल में नहीं, आगे आने वाला जो भी एग्जाम या जो भी परीक्षा आप देंगे, चाहे वो सीपी हो, चाहे सीएचएसएल हो या फिर एमटीएस हो, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये सीरीज रहेगी। कभी भी आप लोगों का प्यारे बच्चे मन हो, हमेशा इसी सीरीज को रिवाइज करें और इसके अतिरिक्त कुछ पढ़ने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो अभी शुरू करेंगे। क्या आज का हमारा टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व, और आपका जो प्रमुख घराने हैं इनसे क्वेश्चन लगातार देखे गए हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो प्यारे बच्चे, बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं, सीन टू पर दिखा देंगे जब छोटा फॉन्ट रहेगा। तो बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, तो ध्यान से देखना। जो यूनेस्को है, पहले आप मुझे बताएं यूनेस्को की स्थापना कब हुई, कमेंट सेक्शन में फटाफट से। यूनेस्को ने प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के लिए, यानी कि जो नेचुरल और कल्चरल आपके लैंडस्केप्स हैं, के लिए बायोस्फीयर रिजर्व नाम रखा। बायोस्फीयर रिजर्व प्रकृति के संरक्षण, यानी जो हमारा नेचर है उसको बचाने के लिए, साथ में आर्थिक और सामाजिक, यानी जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट है उसका एक रिलेशन, उसका एक संबंध बनाने का प्रयास करता है। इसमें 3 क्षेत्र होते हैं। क्या बोलेंगे? इसमें 3 क्षेत्र होते हैं। अभी तक परफेक्ट आंसर किसी भी बच्चे का नहीं आया है। परफेक्ट आंसर यूनेस्को की स्थापना कब हुई, किसी भी प्यारे बच्चे का अभी नहीं आया परफेक्ट आंसर। संगम जी का आया है, शुभम पंडित सामली का आया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एकदम ठीक है। दुर्गेश शर्मा जी एकदम ठीक है। तो इसमें 3 क्षेत्र होते हैं। एक कोर क्षेत्र होता है जो बिल्कुल सेंटर पे होता है, फिर एक बफर एरिया होता है आपका, और फिर एक ट्रांजिशन जोन होता है, यानी जिसको हम संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात अब तक की ये पूछी जाती है, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? तो क्या कहेंगे? भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। वैश्विक रूप से पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो 120 प्लस देशों में 686 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो ये तो पूरी दुनिया के हुए, आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो आप लोगों को अभी तक क्या याद रखना है स्लाइड में, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? वो 18 हैं। ठीक है। अब 18 से कैसे क्वेश्चन पूछता है आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं नाम की लिस्ट आपको दिखा दूंगा। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो भारतवर्ष में फैले हुए हैं प्यारे बच्चे, ध्यान से देखना। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, पहले मैं आपको नॉर्थ ईस्ट के दिखा देता हूँ। ये सीन 2 पर दिखाएंगे बच्चों को ताकि क्लियर दिखे। जैसे एक है आपका कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट ये हमारा हिमाचल प्रदेश का हो गया। ठीक है। फिर है हमारा यहाँ पर नंदा देवी, ये उत्तराखंड का हो गया, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। भैया क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो क्वेश्चन पूछता है जो आपका कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पर स्थित है। डिब्रू सेखोवा ये हो गया प्यारे बच्चे हमारा कहाँ, असम में। देहांग देबांग हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश सीमा पर। ठीक है। और ऐसा नहीं एक ही स्टेट में होगा, एक से ज़्यादा में हो सकता है। ये आपका क्या बोलेंगे, खानचंजो का है, ये सिक्किम का हो गया। मानस हो गया आपका प्यारे बच्चे असम का। ठीक है। ये नोकरेक हो गया मेघालय का। सुंदरबन हो गया पश्चिम बंगाल का। ये पन्ना हो गया मध्य प्रदेश का। ठीक है। मध्य प्रदेश का ये पंचमढ़ी हो गया। कच्छ हो गया ये गुजरात का। क्या हो गया? कच्छ ये गुजरात का हो गया। ठीक है। इसी में हम अगर आगे बढ़ते हैं तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चे, इधर हमारा नीलगिरी जो सबसे पुराना भी है तमिलनाडु का, नीलगिरी। और यहाँ पर आप देखोगे अगस्त्य मलाई है। क्या बोलोगे? अगस्त्य मलाई, जो केरल और तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पर? केरल और तमिलनाडु में। यहाँ मन्नार की खाड़ी है। यहाँ आपका शेषाचलम है जो आपका आंध्र प्रदेश में पड़ेगा।
और ये अचनक मार है आपका, क्या बोलेंगे, अचनक मार। ये कहाँ पड़ेगा भैया, तो इसके लिए हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। कहाँ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ये सिमलीपाल हो गया उड़ीसा का, और अंडमान निकोबार का ये ग्रेट निकोबार एरिया हो गया। ठीक है, तो ये इनका एक लोकेशन हो गई, इनकी एक जगह हो गई। ठीक है, देखेंगे तो यहां पर हम आते हैं प्यारे बच्चे आपका नीलगिरी। तो सबसे पहला पूछा जाएगा, सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, 1986 का नीलगिरी है। नीलगिरी कहां पर पड़ता है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में इसकी सीमा पड़ती है। ठीक है, आगे बात करेंगे 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक है, 1989 मन्नार की खाड़ी, ये कहां पर है, तमिलनाडु में है। नोक्रेक कहाँ है, मेघालय में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। और इसमें से ज्यादातर आप लोगों ने प्यारे बच्चे अगर हम बात करें, जो हमने वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़े, तो कुछ नाम रिपीट हो रहे हैं, यस और नो। आप कहेंगे हाँ जी। सिमलीपाल कहाँ था, उड़ीसा में, ये भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है। दिहांग दिबांग कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये मध्य प्रदेश का है। क्या बोलेंगे, मध्य प्रदेश का है। ठीक है, नेक्स्ट है अचनक मार अमरकंटक, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हो गया। कच्छ का रण मैंने आपको बताया था, सबसे बड़ा स्थल भी था गुजरात में। कोल्ड डेजर्ट, शीत मरुस्थल, तो ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। कंचनजंगा आप जानते ही हैं, सिक्किम में है। अगस्त्यमलाई बहुत महत्वपूर्ण है, केरल तमिलनाडु तक फैला हुआ है। और बड़ा निकोबार, ये अंडमान निकोबार में है। डिब्रू सेखोवा, ये भी क्या है, हमारा असम में स्थित एक बायोस्फीयर रिजर्व है। शेषाचलम की पहाड़ियां, जो प्यारे बच्चे बायोस्फीयर रिजर्व है, आंध्र प्रदेश का है। और पन्ना, ये एमपी का, ये आप जानते होंगे कि पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत इतनी बात में, कोई परेशानी, आगे आएंगे। अब बात आती है पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, वो है 1986 का नीलगिरी। मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे बेहतरीन पर्सन है। सबसे बड़े बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, वो कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन सा, कच्छ। कहां पर है, वो आप लोग बताते चले। कच्छ एक बार बताएंगे, जैसा अभी बताया मैंने, तमिलनाडु केरल का हो गया आपका, कर्नाटक तक नीलगिरी। कच्छ एक बार कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कहाँ है, तो आप कहेंगे भैया जी गुजरात में। ठीक है, और 12,454 वर्ग किलोमीटर एरिया में आएगा। तो किलोमीटर नहीं, वर्ग किलोमीटर में आएगा। ओके, किलोमीटर स्क्वायर में। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो डिब्रू सेखोवा है। और डिब्रू सेखोवा कहाँ आएगा आपका, असम में आएगा। क्या बोलेंगे, असम में आएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे, ये भैया जी असम में आएगा, और ये सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये तीनों चीजें, कि सबसे पहला कौन सा, नीलगिरी 1986 का, सबसे बड़ा कच्छ है, और सबसे छोटा डिब्रू सेखोवा है। ठीक है जी। योगेंद्र कश्यप जी, मेरे दोस्त, इस दिल के लिए धन्यवाद। आज हम लोगों की अंतिम क्लास साथ में होगी, और फिर आगे कभी मिलेंगे जब अगली वैकेंसी आएगी। तो इस बार तो फ्री पढ़ लिया आप लोगों ने, बड़े मन से पढ़ा है। कहीं ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना कि आपकी क्लास चल रही थी, क्लासेस नहीं हुई। कोई शिकायत हो तो आप जरूर एक बार बताना। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आप लोगों को बस ऐसे ही कोई आपको पीडीएफ ना मिली हो, या आपको एप्लीकेशन पे किसी क्रम से क्लासेस ना हुई हो, या ऐसे ही दो चार टॉपिक करा दिए और सब कुछ छोड़ दिया। तो मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि जो हम आप लोगों को पेड क्लासेस में करवा पाते, तो सेम ही, और आप आगे भी कभी देखोगे ना, बाकी पेड क्लासेस में मैं आपके इस कंटेंट की काफ़ी हेल्प लेने वाला हूँ। आप देखोगे बारंबार रिपीट होगा, ये बहुत शानदार कंटेंट है। ठीक है, पहला समुद्री जीव मंडल रिजर्व कौन सा है, पहला जो मरीन बायोस्फीयर रिजर्व बना वो है मन्नार। क्योंकि मन्नार कहाँ स्थित है, ये तमिलनाडु के नीचे है। आप सारे जानते जानते होंगे, ये मन्नार की खाड़ी है। तो तमिलनाडु में मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, जो 10,500 किलोमीटर स्क्वायर का। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971। बोलेंगे भाई फटाफट से। भैया जी आपने कल चिराग बेज किसी दूसरे चैनल से, भैया आपकी वीडियो यूट्यूब पर दिख रहे हैं, अभी तक आपने हिंदी पढ़ा है चिराग बेज, मतलब समझा नहीं। अच्छा, मतलब हमने जो वीडियो पढ़ाई है उसी वीडियो को यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं सेम। कोई दिक्कत नहीं, वो तो अच्छी बात है। देखो बच्चों के पास तक वो एजुकेशन पहुंचनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं।
अब बात आती है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम कब का है? ये 1971 का है। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में भारत के कुल बायो कितने बोलेंगे? भारत के कुल जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनकी संख्या 11 है। क्या बोलेंगे? कुल 11 है, जिन्हें एमएबी के तहत मान्यता प्राप्त है। एमएबी क्या है? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो होता है आपका, यानी एमएबी बोले तो मैन एंड बायोस्फीयर एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य लोगों को उनके वातावरण और वातावरण के बीच के जो संबंध है उसको सुधार के लिए क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक जो आधार है वो स्थापित करना है, ताकि लोग इसके वैज्ञानिक प्रभाव को समझ पाएं और जो समझ है उन लोगों की और जो उद्देश्य है वो एकदम से क्लियर होकर लोग इसके लिए काम करें। ठीक है, ये एमएबी योजना थी। अब वो 11-18 में से हैं, इनसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? तो एमएबी के तहत दर्ज सुंदरबन कहाँ है? फिर से वही प्रश्न रिपीट होंगे। पश्चिम बंगाल, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, नीलगिरी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, देख के मत बताना। नीलगिरी बताएंगे किस वर्ष में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना? अगर मैं आपसे पूछूं, बोलेंगे भाई फटाफट से, बोलेंगे भी फटाफट से, क्या बोलेंगे? नीलगिरी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। विशाल त्रिवेदी, आप एक बार मेरे पास वो लिंक भेज देंगे, व्हाट्सएप नंबर आपके पास मेरा है, ठीक है? तो वो लिंक आप भेज देना, मैं देख लूंगा आप क्या कहना चाह रहे हैं। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड में, नोक्रेक क्या बोलोगे मेघालय में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा। और सारे बच्चों का आंसर आया 1986। भैया एकदम ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अचनकमार अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, महान निकोबार अंडमान निकोबार, अगस्त्य मलाई मैंने अभी भी बोला आपसे बहुत महत्वपूर्ण है, केरल तमिलनाडु में बायोस्फीयर रिजर्व है। खंग चेन जोंगा ये कहाँ पर है आपका? सिक्किम में है। ये लिखा हुआ नहीं है, लिख लेना आप सिक्किम। जो बायोस्फीयर योजना है ये कब आई? 1986 में आई। एक तो बताया मैंने आपको एमएबी प्रोग्राम वो 1971 में आया, बायोस्फीयर योजना आई है 1986 में। इस योजना में क्या किया गया कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इनको हम लोगों को कंजर्व करना है, सुरक्षित रखना है, इनको संरक्षण देना है, लोगों को समझाना है कि ये कितने महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, आप इनको सिक्योर करिए। तो ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चे, तो जितने भी उत्तर पूर्वी राज्य हैं, सेवन सिस्टर्स का नाम आपने सुना है, ठीक है? उत्तर पूर्वी राज्य हो गए हमारा, सिक्किम हो गया सेवन सिस्टर्स के अलावा, और 3 हिमालयन राज्य। हिमालयन राज्य से मतलब है हमारा, अब तो 3 क्या, अब तो हम इनको 4 बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, और अभी आप समझ जाना सिर्फ लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड और साथ में हिमाचल प्रदेश, तो 2 यूटी और 2 स्टेट। तो ये जो हिमालयन राज्य है इनके लिए जो सरकार, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इनके लिए सरकार देती है 90%। और ये जो यूटी या बोलेंगे जो स्टेट है, ठीक है, तो यूटी के लिए तो पूरा गवर्नमेंट देख लेगी। बाकी जो 2 हिमालयन राज्य बचे, कौन कौन से? उत्तराखंड बचा और हिमाचल प्रदेश बचा, और उत्तर पूर्वी राज्य, इनके लिए सरकार का जो रेशियो है सेंट्रल से 90% जाता है और 10% जाता है आपका स्टेट से। कहाँ से? स्टेट से जाएगा, ठीक है? ध्यान से देखेंगे। ऐसे ही अगर बाकी राज्य हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट के राज्य और हिमालयन राज्यों को हम छोड़ करके बात करें तो वो रेशियो जाता है 60-40 का, यानी 60% सेंटर इसको वहन करता है और 40% कौन? स्टेट इसको वहन करता है, ठीक है? बहुत बढ़िया सिद्धार्थ 17, टू मच, थैंक यू, बहुत बढ़िया। लास्ट वाली लाइन गड़बड़ की लग रही है मुझे बस। वित्तीय सहायता, ठीक है, ये क्या है? फाइनेंशियल हेल्प है। ऐसे ही प्यारे बच्चे प्रमुख कलाकार और प्रमुख घराने हैं जो आप लोगों की डिमांड थी कि भैया ये जरूर कराना, और इनसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो घराने से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते होंगे भैया? तो घराने से क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी एक व्यक्ति का नाम दे करके कि ये कौन से घराने से संबंध रखते हैं। बोलेंगे भाई फटाफट से, तो बोलेंगे ग्वालियर घराने के जो संस्थापक हैं, ये सीन 2 पर दिखा देंगे, छोटा पॉइंट है, हद्दू खान, हस्सू खान और नत्थू खान। तो ग्वालियर आप जानते हैं मध्य प्रदेश में है। घराने का क्या मतलब होता है भैया? तो घराने का मतलब है जिन्होंने इसको शुरू किया। गायन की शैली हो गई, तो किसी ने तो उस शैली को बनाया होगा, ठीक है? ध्यान से देखेंगे, ग्वालियर घराना हिंदुस्तानी संगीत का सबसे प्राचीन घराना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें, ध्यान से देखना, इसमें क्या है? इसमें खुली आवाज का गायन,
ध्रुपद अंग का गायन, गमक का प्रयोग। अब इन शब्दों पे मत जाना आप, गमक क्या है, तो ये जो वाइब्रेशन होते हैं ना आपके, जो संगीत में आपका कंपन होता है उसको बोलते हैं। गमक का प्रयोग और अलापों का निराला ढंग प्रयोग किया जाता है। आपके लिए महत्वपूर्ण चीज है प्रमुख कलाकार कौन है। प्रतिपादक यानी जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया, हद्दू खान, हस्सू खान और नत्थू खान के बाद में जिन्होंने ग्वालियर घराने को आगे बढ़ाया। तो कौन है? विष्णु दिगंबर पलुष्कर, ओंकार नाथ ठाकुर, विनायक राव पटवर्धन, नारायण राव व्यास, वीणा सहस्त्रबुद्धे, बालकृष्ण बुआ, इचकलर जीकर होगा। ठीक है, बोलेंगे कोई दिक्कत? बस इतने में ले लेते होंगे बच्चे स्क्रीनशॉट, इतना ही रहने दें। ठीक है भैया, ये समझ पा रहे हैं? दिख रहा है आपको ये सीन 2 पे या नहीं? एक बार कुछ बता तो दिया करो। चलो भाई, संगम वो करंट अफेयर्स का टॉपिक है प्यारे बच्चे, मैं सारी चीज़ें नहीं करा सकता हूँ, उसके लिए रियली सॉरी, है ना। चलो भाई, वो चीज़ें आप देख लिया करो, थोड़ी रिसर्च आपकी भी होनी चाहिए छात्र होने के नाते। कार्तिक पवार प्यारे बच्चे, ये भी आप टॉपिक बता रहे हैं करंट अफेयर्स का। ठीक है, विष्णु दिगंबर पलुष्कर, ओंकार नाथ ठाकुर, विनायक राव पटवर्धन, नारायण राव व्यास, वीणा सहस्त्रबुद्धे, बालकृष्ण बुआ, क्या बोलोगे? एचलकर जीकर। एचलकर जीकर ये कहाँ के हैं? तो आप कहेंगे भैया जी ये हमारे ग्वालियर घराने के हैं। ठीक है, अरे भैया मुझे मुझे ही रहने दो। कोई कह रहा जी आप यूवी की तरह दिख रहे हैं, कोई कह रहा जी आप केएल राहुल, कोई कोहली, मेरे को 10-15 रूप है भैया, मुझको मेरे जैसा रहना दो भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या बोलोगे? आगरा घराने के जो संस्थापक हैं, आगरा घराना उत्तर प्रदेश का है, तो इसके जो संस्थापक थे ये हाजी सुजान खान हैं। हाजी सुजान खान कौन थे? तानसेन के दामाद थे। और प्यारे बच्चे उस्ताद गग्गे खुदा बख्श, ये दोनों हैं इसके संस्थापक। ठीक है, क्या बोलोगे? खुदा बख्श और हाजी सुजान खान। आगरा घराना हिंदुस्तानी संगीत के प्रसिद्ध घरानों में से एक है। इसमें नोम तोम में अलाप करना, खुली जोरदार आवाज में गाना एवं लय ताल पर विशेष जोर दिया गया है। ये चीजों पर आप बहुत फोकस ना करें प्यारे बच्चे। प्रमुख कलाकार कौन है? बहुत हद से ज्यादा पूछे गए हैं। फैयाज खान का संबंध किस घराने से है? आगरा। ये आपके काम का प्रश्न है। ठीक है, लता फत हुसैन खान या दिनकर काकिनी, क्या बोलेंगे? दिनकर काकिनी, इनका संबंध किससे है? आगरा घराने से। किराना घराना, क्या बोलेंगे? फिर से वही बात, इसके संस्थापक कौन है? अब्दुल करीम खान, अब्दुल वाहिद खान। ठीक है, अब्दुल वाहिद खान। और कलाकार कौन है? सवाई गंधर्व, सुरेश बाबू माने, जरूर पढ़ के जाएं प्यारे बच्चे कौन से घराने से हैं। और साथ में माणिक वर्मा नाम ना भूलें। इनका संबंध किस घराने से है? ये किराना घराने से जुड़े हुए हैं। ठीक है, किराना घराने से ये जुड़े हुए हैं। और प्रभा अन्य हीराबाई बाडोदकर जी है ही। बनारस घराना संस्थापक, अगर हम बात करते हैं बनारस घराने की, तो यहां पर देखेंगे बनारस घराने में प्यारे बच्चे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध घरानों में गिना जाता है। शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में इस घराने का महत्वपूर्ण योगदान है। यह घराना गायन और वादन दोनों कलाओं के लिए प्रसिद्ध रहा है। इस घराने को ख्याल गायकी, ख्याल का मतलब होता है कि तेजी से गाना, तेज आवाज में, खुली आवाज में गाना, ख्याल गायकी के रूप में भी जाना जाता है। इस घराने में तबला वादकों, सारंगी वादकों के लिए प्रसिद्ध रहा है। किनके लिए? तबला वादक। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे आप एक तबला वादक का नाम बताएं जो सबसे प्रसिद्ध नाम आपके समझ में आएगा। तो बोलेंगे एक बार, तो ख्याल शैली के लिए इस घराने का महत्वपूर्ण योगदान है। क्या बोलोगे? ख्याल शैली के लिए इस घराने का महत्वपूर्ण योगदान है। बोलेंगे एक बार। एक सेकंड रुकना प्यारे बच्चे। चलो भाई, आगे आएंगे। तो ख्याल शैली के लिए इस घराने का क्या है? एक महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है जी, आगे आएंगे। चलो, तो बहुत सारे नाम आप लोगों ने बताए हैं, तो यहां पर देखना ध्यान से। तो ये प्यारे बच्चे जो लोग हैं जो बनारस घराने से जुड़े हुए हैं, और बनारस घराने की हम बात करें तो याद रख लेना ये जयपुर घराने के समकालीन है।
इसके समकालीन है जयपुर घराने, और ये एक साथ ही विकसित हुए हैं। जयपुर घराने के क्या है, ये समकालीन है। और जयपुर घराने के समकालीन में प्यारे बच्चे कौन कौन लोग हैं बनारस घराने में? शहनाई वादक आप सब लोगों ने नाम सुना है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का। किसका? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो। और आपका पंडित राम सहाय मिश्र। अब जो ये राम सहाय मिश्र हैं, यहां पर देखना आप लोगों को कि राम सहाय मिश्र जी को ही क्रेडिट दिया जाता है। किसका? कि ये एक संस्थापक हैं आपके बनारस घराने के। किसको? पंडित राम सहाय मिश्र। ठीक है, इनको संस्थापक माना गया है। तबला वादक में पंडित कंठे महाराज, अनोखे लाल, किशन महाराज और गुदई महाराज, ये हमने पहले तबला वादकों में पढ़े थे प्यारे बच्चे। पखावज और मृदंग, ये याद है आपको कि कौन से वाद्य यंत्र से कौन सा कलाकार संबंधित है? एक बार थम्स अप करेंगे। क्या बोलेंगे? मदन मोहन भोलानाथ पाठक, पंडित अमरनाथ मिश्र। सारंगी की हम बात करें प्यारे बच्चे, भैया खेल खिलाड़ी उनसे और क्वेश्चन भी करा दो, एसएससी पूछता है। अनिल काजिला जी, रोज प्रैक्टिस सेट में मैंने कम से कम, आप तो मैंने आपसे कहा था कि जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला है ना अभी हाल ही में, उन खिलाड़ियों का संबंध किस खेल से, ये करना। और ये मैंने प्रैक्टिस सेट में 3 बजे में मैं आप लोगों से हमेशा अपील करता रहा, और ना जाने कितने स्टैटिक जीके के टॉपिक मैंने उस 3 बजे के सेट में करा दिए, जो 77 क्लास में पहले करा चुका था जीएस के लिए। ठीक है, 77 क्लास, उनमें मैं लगातार अपील आपसे करता रहा। बहुत मैंने ऐसे स्टैटिक जी के उसमें शामिल करने का प्रयास किया, और अभी भी 3 बजे जो क्लास चल रही है उसमें भी स्टैटिक जीके के मैं फैक्ट हर रोज शामिल करता हूँ। लेकिन शायद तब आप क्लास से जुड़े हुए नहीं थे, या आपको लगता होगा कि ठीक है क्या ही करना। मदन मोहन भोलानाथ पाठक अमरनाथ मिश्र हो गए। सारंगी से कौन है? गोपाल मिश्र, हनुमान प्रसाद मिश्र और नारायण विनायक। प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर भी बनारस घराने से हैं। आप देख रहे हैं बनारस घराने में कितने बड़े बड़े कलाकार हैं। और संतूर वादक शिव कुमार शर्मा भी किससे हैं? ये भी बनारस घराने से हैं। ठीक है, चलो भाई। जयपुर, भैया ये वाली टी शर्ट क्यों? भैया मेरा उसके लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, ओडीआई वर्ल्ड कप में इस बार मैं खेलने जा रहा हूँ, अगले वाले में, क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस कुछ ठीक नहीं थी, और कुछ खिलाड़ी हमारे बड़ा हम निराश हुए अभी पीछे। तो उसमें ये है कि अब जो टीम है 11 लोग होंगे, तो 11 लोगों की जगह अब लोग जाएंगे सिर्फ 5। मतलब 5 में 4 खिलाड़ी अलग है, और बाकी 7 खिलाड़ियों का काम मैं अकेले वहाँ पर कर रहा हूँ। तो उस उन लोगों ने अब चुना है, अब जाकर के अब जिम्मेदारी जब मिली है तो निभानी पड़ेगी, देश की बात है, इसलिए पहन रखी है टी शर्ट मैंने। तो अगर लोगों तक ये मैसेज तो जाए, अब मैं एकदम से पहुंच जाऊं प्ले ग्राउंड पर, तो लोग एकदम से पहले इस बात में मैच का मजा नहीं ले पाएंगे ना वो, फिर उनको ये लगेगा कि भाई मैच में पता नहीं ये कौन आ गया है। तो ताकि आप सब लोगों को क्लियर हो सके कि आगे जो कमान है, जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, देश की जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी गई है कि भाई 7 खिलाड़ियों का प्रदर्शन आपको अकेले करना है। मैंने कहा ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाएं हाथ का खेल है ये तो। जयपुर, अतरौली, और मेरा क्रिकेट में एक रिकॉर्ड और रहा है कि आज तक, ऐसा तुम पता कर लेना कभी, मजाक समझ, आज तक मैं मतलब ओपनर बैट्समैन हूँ, और मेरी शुरुआत हमेशा छक्के से हुई है। पहली गेंद पे छक्का मारना ही मारना है, चाहे कितनी ऊंची बाउंसर मिल जाए, चाहे यॉर्कर मिल जाए, वाइड मिले, कुछ भी मतलब दे दो तुम, स्लो फास्ट कुछ भी, कैसी भी संभव गेंद है। मतलब कई बार तो ऐसा हुआ बॉलर ने गेंद भी नहीं फेंकी तब भी छक्का। ये सारी चीजें हैं। ठीक है, जयपुर का है अतरौली घराना, संस्थापक हैं इसके उस्ताद अल्लादिया खान। क्या बोलोगे? उस्ताद अल्लादिया खान हैं। और प्यारे बच्चे, हिंदुस्तानी संगीत के प्रसिद्ध घरानों में से एक है, इसे अल्लादिया खान घराना नाम से भी जाना जाता है। समझ गए? बनारस घराने के समकालीन है, उसी समय का है। तो यहां पर क्या बोलेंगे आप लोग? अल्लादिया खान घराने के नाम से किस घराने को जाना जाता है? तो क्या बोलेंगे? वो जयपुर घराने को भैया जाना जाता है। इसमें गीत की बंदिश छोटी होना, खुली आवाज में गाना, आवाज बनाने का निराला ढंग एवं वक्र तानों का प्रयोग हुआ है। कलाकार मल्लिकार्जुन मरसुन, बहुत बड़ा नाम है। केसर भाई केरकर, किशोरी अमोनकर, श्रुति सदोलीकर, और प्यारे बच्चे पदम तवलकर, क्या है ये? जयपुर घराने के बड़े नाम है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, दादा मौज कर दिया। एस के शर्मा, छोटे, मेरे छोटे भाई। ठीक है,
रामपुर रामपुर और सहसवान घराना जिसको हम बोलते हैं, संस्थापक इसके इनायत खान हैं। ठीक है। रामपुर सहसवान घराना जो है हिंदुस्तानी संगीत के प्रसिद्ध घरानों में से एक है। इस शैली में स्वर की स्पष्टता पर एक तनाव है और विकास राग का विस्तार एक चरण दर चरण प्रगति के माध्यम से आपका प्यारे बच्चे क्या है किया जाता है। प्रतिपादक जो कलाकार हैं गुलाम मुस्तफ़ा खान हैं, उस्ताद निशार खान है, बड़ा नाम है इनका। ठीक है। और उस्ताद राशिद खान हैं आपके, सुलोचना और बृहस्पति जी हैं। ये किसके हैं? रामपुर सहसवान घराने के। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना आप? एक बार थम्स अप करेंगे तो जरूर एक बार एग्जाम जाने से पहले पढ़ के जाना भैया, है ना। पटियाला घराना उस्ताद फतेह अली खान अली बख्श का है। ठीक है। और इसके कलाकारों में एक सबसे बड़ा नाम आता है बड़े गुलाम अली खान जी का। राजा अली खान, बड़े गुलाम अली खान और परवीन सुल्ताना। ठीक है। तो क्या बोलोगे? बड़े गुलाम अली खान, अजय चक्रवर्ती, राजा अली खान, बेगम अख्तर, निर्मला देवी, नैना देवी, परवीन सुल्ताना और बेगम अख्तर। जरूर याद रखें, पटियाला घराने से जुड़े हुए हैं। इससे पटियाला घराने से जुड़े हुए ये हैं। ठीक है। बहुत बढ़िया शिव सागर जी, हमेशा मौक लगाने चाहिए। मौक देखो होता ही इस चीज़ के लिए कि आप मौक लगाएं। मौक लगाकर आप उसका एनालिसिस हमेशा करें कि कहाँ गलतियां हुई हैं और वो गलतियां दोबारा ना हो। यही सीखने का एक तरीका है और इसी एक प्रोसेस पर हम सबको चलना चाहिए। ठीक है। दिल्ली घराना। तो दिल्ली घराने के जो संस्थापक हैं वो उस्ताद मम्मन खां हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा पूछा गया है संस्थापक तो मम्मन खान से पूछा गया है। प्रवर्तक यानी आगे बढ़ाने वाले तानरस खान, सब्बू खान। और बाकी कलाकार कौन हैं? उस्मान खान याद रखेंगे इसमें, चांद उस्मान खान, नसीर अहमद खान। ठीक है। चांद खान, कृष्णा बिष्ट और इकबाल अहमद खान। ये बड़े नाम हैं इस घराने के। ठीक है जी। फिर आता है भिंडी बाजार घराना, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन एक बार पढ़ेंगे। संस्थापक उस्ताद छज्जू खान हैं, उस्ताद अमन अली खान, अंजनी बाई मापेकर, शशिकला कर्टेकर। ये किससे जुड़े हुए हैं? भिंडी बाजार घराने से जुड़े हुए हैं। ठीक है। अच्छा जी। मेवाती घराना जो अंतिम घराना है आप लोगों के लिए, घग्गे नजीर खान। और कलाकारों में नाम आता है संजीव जी का, संजीव अभ्यंकर। ठीक है। मणिराम, मोतीराम और पंडित जसराज, ये मेवाती घराने से जुड़े हुए लोग हैं। ठीक है। अब आप लोग बताएंगे, आप लोगों को कोई मन की बात हो, मोदी जी वाली मन की बात नहीं, आपके मन की कोई बात हो तो आप बता सकते हैं और कह सकते हैं। ठीक है। बहुत बढ़िया टिंकू यादव बेटा, 2-4 मिनट हम लोग बात कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलो। सर मुस्लिम ही क्यों है घराने से? भैया कला किसी की ऐसा रोग थोड़ी है, उन लोगों ने प्रयास किया है। इतना मसरूफ है कि बात नहीं होती आपके शहर में, क्या रात नहीं होती सर जी ये वाला? अच्छा मुझसे सुनना चाह रहे हो? तो ठीक है भैया, बहुत अच्छे से आप लोग आगे अपनी तैयारी को इसको कंटिन्यू करेंगे और आपकी परीक्षा के लिए मैं ऑल द बेस्ट आप लोगों से बोलता हूँ कि आप बहुत, जिस बच्चे ने मन से तैयारी की है उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, भगवान से ये मैं प्रार्थना करता हूँ। ठीक है। आप अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे करके जाएं। तैयारी बहुत अच्छी भी नहीं है और ऐसा सोचे कि हम पेपर देने ही देने जाएंगे, कई बार बच्चे सोचते हैं। क्योंकि इतनी सारी वैकेंसी आई तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी एसएससी सीजीएल की तैयारी की तरफ मुड़ गए जो अभी तक आपका सोच रहे थे कि मैं यूपी पुलिस का पेपर दूंगा, एसएससी जीडी का दूंगा। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे मुड़ गए। तो शायद ऐसे कुछ बच्चों को निराशा मिलेगी, लेकिन मेरे दोस्त तुम याद रख लेना, निरंतर मेहनत करते रहना यही सफलता का एक नियम है। ठीक है। तो आपको कभी निराश नहीं होना है, लगातार मेहनत करते जाना है। उम्मीद करूंगा ये जो हमारी क्लासेस रही, जो हमारी सीरीज रही, इसमें आप लोगों को ये एहसास हुआ होगा कि हम लोगों ने कितने अच्छे कंटेंट पर काम किया है। ठीक है। आप लोगों को ये जरूर, बच्चे जिसने भी इसके लिए मेहनत की होगी, जिसने इसको तैयार किया होगा, वो हमेशा आपकी परीक्षाओं में काम आता रहेगा। एक अद्भुत कंटेंट था, आप बस इसको तैयार करते रहे होंगे और उम्मीद करूंगा एक बार रिवीजन करके आप लोग जरूर जाएंगे। अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।